साथियों नमस्कार। आज की विज्ञान और तकनीकी की जो हमारी क्लास है उसमें हम बात करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य और मानव रोगों के बारे में। मानव स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो हेल्थ या स्वास्थ्य का तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से कुशल होना, अर्थात न केवल शारीरिक रूप से अपितु मानसिक और सामाजिक रूप से भी यदि व्यक्ति कुशल है, एफिशिएंट है, तो उसे हेल्दी पर्सन कहा जाता है। और इस संपूर्ण व्यवस्था को ही क्या कह दिया जाता है? मानव स्वास्थ्य कह दिया जाता है। अर्थात वे सभी आयाम जो कि व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से कुशल बनाते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? हेल्थ के अंतर्गत आते हैं, स्वास्थ्य के अंतर्गत आते हैं। तो हम कह सकते हैं केवल कोई व्यक्ति रोगों से मुक्त है, अर्थात किसी व्यक्ति को कोई रोग नहीं है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो स्वस्थ है। रोगों से मुक्त होने के साथ ही वो मानसिक और सामाजिक रूप से जब एफिशिएंट होगा, दक्ष होगा, कुशल होगा, तब ही उसे क्या माना जाएगा? एक हेल्दी इंडिविजुअल माना जाएगा, स्वस्थ व्यक्ति माना जाएगा। अब मनुष्य के स्वास्थ्य को, या हम कह सकते हैं सभी जीवों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं। उन महत्वपूर्ण कारकों को मोटे तौर पर हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला जो कारक है जो किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है वो उसकी जीवन शैली। जीवन शैली का तात्पर्य वो किस प्रकार का भोजन करता है, शारीरिक गतिविधियां कितनी करता है, किस माहौल में वो रहता है, वो क्या होती है उसकी जीवन शैली। तो किसी व्यक्ति में रोग होना या ना होना, अर्थात उसका स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? पहला तो जीवन शैली पे। दूसरा निर्भर करता है किस पर? आनुवांशिकता पर, जेनेटिक्स पर, अर्थात उसके माता या पिता कोई ऐसे आनुवांशिक रोग से ग्रसित तो नहीं थे जो उसमें जीन के माध्यम से आ जाए। तो आनुवंशिकता भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। क्यों? क्योंकि कई ऐसे रोग होते हैं जो जेनेटिक्स के माध्यम से, आनुवंशिकी के माध्यम से माता पिता से संतान में आते हैं। दो कारक। और तीसरा जो कारक है वो है संक्रमण। संक्रमण अर्थात इन्फेक्शन। कोई भी व्यक्ति जो कि क्या है, वर्तमान में स्वस्थ व्यक्ति है, लेकिन आसपास के माहौल में यदि किसी रोगाणु से वो चपेट में आ जाता है, किसी पैथोजन के संपर्क में यदि वो आ जाता है, तो वो बीमार हो सकता है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर तीन ऐसे कारक हैं जो किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो ये बात करी हमने प्रभावित करने वाले कारकों की कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के आयामों की कि स्वास्थ्य को कितने आयामों से हम देख सकते हैं। पहला आयाम जो हेल्थ को देखने का है वो है इंडिविजुअल डायमेंशन, या उसे हम कह सकते हैं व्यक्तिगत स्वास्थ्य, पर्सनल हेल्थ। इसके अंतर्गत क्या इंडिविजुअल स्वयं अपने स्वास्थ्य की क्या करता है? देखभाल करता है। स्वयं के स्वास्थ्य की देखभाल को ही क्या कह देते हैं हम? पर्सनल हेल्थ या व्यक्तिगत स्वास्थ्य कह देते हैं। और इसमें व्यक्ति स्वयं को क्या रखता है? स्वयं की जीवन शैली को इस तरीके से रखता है कि उसे किसी प्रकार का रोग ना हो। साथ ही साथ वो क्या करता है? इसके लिए व्यायाम करता है, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखता है और एक संतुलित जीवन शैली का पालन करता है। तो ये तो बात हो गई किसकी? पर्सनल हेल्थ की। दूसरा जो एस्पेक्ट्स है हेल्थ का, दूसरा जो आयाम है हेल्थ का, वो है सभी लोगों की हेल्थ, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य या कम्युनिटी हेल्थ के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? सभी लोगों की, सोसाइटी के सभी लोगों की, समाज के सभी लोगों की हेल्थ की चिंता की जाती है, उसको सही रखने के उपाय किए जाते हैं। और मुख्यतः सामूहिक स्वास्थ्य प्राप्त करने का जो टारगेट रखा जाता है वो सरकार द्वारा रखा जाता है। और सरकार इसके लिए कुछ प्रोग्राम चलाती है, जैसे पल्स पोलियो मिशन, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। इनके माध्यम से संपूर्ण समुदाय को स्वस्थ रखने का प्रयास किया जाता है। तो ये थे मानव स्वास्थ्य के बारे में एक सामान्य जानकारी जिसको हमने प्राप्त किया और देखा कि किस प्रकार के दो डायमेंशन ह्यूमन हेल्थ के होते हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जो ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित करते हैं, मानव स्वास्थ्य को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अब हमने जान लिया कि स्वस्थ व्यक्ति कौन होगा? जो दक्ष होगा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। जब व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसको क्या कह देते हैं? डिजीज कह देते हैं, रोग कह देते हैं। यानी व्यक्ति के स्वास्थ्य में कोई भी खराबी की स्थिति आ जाती है तो उसको क्या कह देते हैं? रोग कहते हैं। ये तो हो गई सामान्य परिभाषा। यदि टेक्निकल परिभाषा की हम बात करें तो रोग से तात्पर्य या डिजीज से तात्पर्य ऐसी कोई भी स्थिति है शरीर के अंतर्गत, ऐसी कोई भी स्थिति जो किसी एक अंग को या एक से अधिक अंगों को, या एक से अधिक अंगों का तात्पर्य है अंग तंत्रों को क्या करे?
प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर दे तो उस स्थिति को क्या कह दिया जाता है, उस प्रतिकूल स्थिति को क्या कह दिया जाता है, रोग कह दिया जाता है। तो डिजीज या रोग की परिभाषा क्या हुई, ऐसी कोई भी परिस्थिति, ऐसी कोई भी स्थिति जो मानव के स्वास्थ्य को किस प्रकार, मानव के किसी भी अंग को, मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग को या अंगों के तंत्र को क्या करे, प्रभावित करे, वो स्थिति क्या कहलाती है, रोग कहलाती है। अब इन रोगों का कई तरीकों से क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। उनमें से पहला क्लासिफिकेशन है संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज या संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, या तो प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा या अप्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा। वो किस प्रकार के रोग होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकते हैं, और इसका कारण होता है, उन संक्रामक रोगों के पीछे होते हैं क्या, पैथोजन या रोगाणु। ये रोगाणु या पैथोजन क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं और एक से दूसरे व्यक्ति में रोग को फैला देते हैं। तो ये तो हुए संक्रामक रोग। असंक्रामक रोग कौन से होते हैं, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क के माध्यम से नहीं फैलते, वो कौन से होते हैं, असंक्रामक रोग। संक्रामक और असंक्रामक रोग कौन कौन से हैं, इनके विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें केवल इतना समझना है कि संक्रामक रोगों का कॉन्सेप्ट क्या है और असंक्रामक रोगों का कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा प्रकार का जो वर्गीकरण है वो मानव रोगों को दो भागों में बांटता है, एक तो जन्मजात रोग और एक उपार्जित रोग, जिन्हें इंग्लिश में कह दिया जाता है कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड डिजीज। कंजेनाइटल जन्मजात रोग का तात्पर्य है ऐसे रोग जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं, जब शिशु का जन्म होता है उसी समय से उसको वो क्या होते हैं, रोग यदि प्राप्त हो जाए तो उसे कंजेनाइटल डिजीज कह देते हैं, जन्मजात रोग कह देते हैं। लेकिन यदि बाद में व्यक्ति की जीवन शैली या व्यक्ति को किसी संक्रमण के कारण बाद में जन्म के पश्चात किसी प्रकार का रोग होता है तो उसे उपार्जित रोग कहते हैं। उपार्जित रोग जैसा मैंने कहा जन्म के पश्चात जीवन शैली के कारण भी हो सकते हैं और किसी संक्रमण के कारण भी हो सकते हैं, तो ये संक्रामक भी हो सकते हैं और असंक्रामक भी हो सकते हैं। अर्थात उपार्जित रोग या एक्वायर्ड डिजीज कैसी हो सकती है, कम्युनिकेबल भी हो सकती है और नॉन कम्युनिकेबल भी हो सकती है। तीसरा प्रकार का वर्गीकरण है जिसके अंतर्गत रोगों को दो अलग अलग कौन से, एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज, सामान्य रोग और गंभीर रोगों में बांटा जाता है। सामान्य रोग कौन से रोग, जो केवल एक अंग को, ऐसे रोग जो मनुष्य के शरीर के केवल एक अंग को प्रभावित करे, विशिष्ट अंग को प्रभावित करे या विशिष्ट अंग तंत्र को प्रभावित करे, वो तो हो गए सामान्य रोग। लेकिन बहुत सारे अंगों को या सामान्य स्वास्थ्य को ही कोई बिगाड़ दे, वो रोग कैसे कहलाते हैं, गंभीर रोग या क्रॉनिक डिजीज कहलाते हैं। तो ये था रोगों का वर्गीकरण, अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है लोगों को। पहला वर्गीकरण संक्रामक असंक्रामक, दूसरा वर्गीकरण जो था वो था जन्मजात और उपार्जित रोग, और तीसरा सामान्य और गंभीर रोग। नेक्स्ट हम बात करेंगे संक्रामक रोगों की। जैसा हमने देखा पहला वर्गीकरण में संक्रामक और असंक्रामक रोगों में रोगों को बांट दिया था। पहले प्रकार के रोग कौन से थे, संक्रामक रोग। जो कौन से होते हैं संक्रामक रोग, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। कैसे फैल जाते हैं, या तो प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा या अप्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा, और इनके फैलाव का कारण क्या होता है, रोगाणु या पैथोजन। रोगाणु या पैथोजन, अब ये पैथोजन या रोगाणु सामान्यतः क्या होते हैं, या तो कोई जीवाणु होगा या कोई विषाणु होगा या कोई कवक होगा या कोई प्रोटोजोआ होगी। तो हम सरल शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ऐसे रोग जो किसी जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ के द्वारा फैलते हैं क्या कहलाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे संक्रामक रोग हैं, उनकी लिस्टिंग को भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि संक्रामक जो रोग हैं वो फैलते किस प्रकार है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, ये तो क्लियर है, लेकिन किस प्रकार से फैलते हैं, तो फैलने के दो तरीके हैं। एक तो प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क में डायरेक्टली क्या आता है, संपर्क में आता है। और वो डायरेक्ट संपर्क कैसा हो सकता है, या तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाए, या यौन संपर्क के द्वारा, सेक्सुअल रिलेशन के द्वारा, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से, या गर्भवती माँ जब शिशु के संपर्क में रहती है तो गर्भवती माँ से शिशु को भी कोई रोग क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। तो ऐसे सभी रोग जो कि इस प्रकार के प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा फैलते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, संक्रामक रोगों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा
अप्रत्यक्ष माध्यम से भी संक्रामक रोग फैल सकते हैं। कैसे फैल सकते हैं? उसके 4 तरीके होते हैं, लेकिन सामान्यतः उसको यदि सामान्य शब्दों में मैं कहूं तो एक व्यक्ति, मान ला ए नाम का कोई व्यक्ति है, बी नाम का कोई व्यक्ति है, ये दोनों आपस में प्रत्यक्ष संपर्क में आ जाएं तो इसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा संक्रामक रोग फैलना। लेकिन ए और बी मान लो प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसके द्वारा रोगाणु हवा या पानी के माध्यम से या किसी जीव के माध्यम से ए से बी में पहुंच जाए तो उसको क्या कह देते हैं? अप्रत्यक्ष माध्यम से संक्रामक रोगों को फैलना कह देते हैं। और उसके लिए कारक कौन कौन से जिम्मेदार होते हैं? पहला कारक जिम्मेदार होता है फोमाइट। क्या होता है? फोमाइट। अब ये फोमाइट क्या होता है? फोमाइट ऐसी कोई भी वस्तु होती है जो किसी रोगी द्वारा काम में ली जा चुकी हो। अब ये रोगी द्वारा, जैसे रोगी ने कोई कपड़े पहने, किसी वस्तु का खाने में उपयोग किया, और वही वस्तु या कपड़ों का उपयोग यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति कर ले तो उसमें रोग फैल जाना क्या कहलाता है? फोमाइट के द्वारा रोग का फैलना। तो ये क्या हो गया? फोमाइट। दूसरा होता है ड्रॉपलेट के द्वारा। ड्रॉपलेट का तात्पर्य है रोगी व्यक्ति के छींकने से, खांसने से जो ड्रॉपलेट्स, जो बूंदें, उसके जो द्रव उसके शरीर का क्या आता है? बाहर आता है, हवा में आ जाता है। उस हवा के माध्यम से ये ड्रॉपलेट्स किसके पास में पहुंच जाती है? अन्य व्यक्ति के पास में पहुंच जाती है, और इस ड्रॉपलेट में क्या होते हैं? रोगाणु होते हैं। इससे व्यक्ति क्या हो जाता है? संक्रामक रोग से ग्रसित हो जाता है। तो इस प्रकार का जो ट्रांसफर होता है किसका? ड्रॉपलेट का। वो किसके माध्यम से होता है? हवा के माध्यम से होता है। इसलिए इस प्रकार से जो रोग फैलते हैं इन्हें एयरबोर्न डिजीज कहा जाता है। क्या कह देते थे? एयरबोर्न डिजीज, यानी वायु के माध्यम से रोगाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जाता है। तो कारक क्या हो गया? पहला फोमाइट, दूसरा ड्रॉपलेट। तीसरा जो कारक है वो है वेक्टर। तीसरा कारक क्या है? वेक्टर। और चौथा कारक है कैरियर। पहले बात करते हैं वेक्टर की। अब वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर ऐसे जीव होते हैं जो रोगी से स्वस्थ मनुष्य के बीच में क्या कर देते हैं? स्वस्थ मनुष्य के बीच में क्या कर देते हैं? एक परिवहन माध्यम का कार्य करते हैं। किसके लिए? रोगाणु। यानी रोगाणु रोगी से वेक्टर के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचते हैं। और कैरियर भी इसी प्रकार का कार्य करता है। कैरियर भी स्वस्थ व्यक्ति में रोगाणु को पहुंचा देता है रोगी के माध्यम से। अब कैसा होता है ये ट्रांसफर? दोनों में ट्रांसफर जो होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। वेक्टर जो ट्रांसफर करता है पैथोजन का, वो अपने शरीर के अंदर लेके, यानी रोगाणु या पैथोजन को क्या ले लेगा? अपने शरीर के अंदर ले लेगा। और पैथोजन को अपने शरीर के अंदर लेके उस पैथोजन का जीवन चक्र अपने शरीर के अंदर पूरा करने के पश्चात इस पैथोजन को दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफर कर देता है। यानी रोगाणु शरीर के अंदर लेगा, कौन? वेक्टर अपने शरीर के अंदर लेगा। उस रोगाणु का जो जीवन चक्र है वो उस वेक्टर के शरीर के अंदर ही पूरा होगा, और फिर पूरा होने के बाद, उस जीवन चक्र के पूरा होने के बाद वो रोगाणु, वो वेक्टर उस रोगाणु को अन्य स्वस्थ व्यक्ति में क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। जैसे मच्छर, जैसे हम बात करें मच्छर, मच्छर क्या करता है? क्या करता है मच्छर? किसी भी व्यक्ति को जब काटता है तो उसके शरीर में यदि कोई रोगाणु होता है, जैसे मलेरिया का रोगाणु हुआ, तो उसको क्या कर लेता है? वो अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। अब जो रोगाणु मलेरिया के लिए क्या है? उत्तरदायी है, उसका जीवन चक्र वो अपने शरीर में पूरा करवाता है, और दूसरे व्यक्ति को जब वो काटता है तो जीवन चक्र पूरा होने के पश्चात रोगाणु को उसमें ट्रांसफर कर देता है। ये तो किसकी? वेक्टर की बात। लेकिन कैरियर इस प्रकार से ट्रांसफर नहीं करते। वो अपने शरीर के अंदर पैथोजन की जीवन चक्र या लाइफ साइकिल को पूरा नहीं करते। वो केवल क्या करते हैं? रोगाणु युक्त किसी भी सामग्री पर, रोगाणु युक्त किसी भी सामग्री पर, जैसे खुले में कोई मल पड़ा है, उस पर क्या बैठी? कोई मक्खी बैठी, और मक्खी बैठकर अपने पंखों के साथ में, अपने पंजों के साथ में रोगाणु को लेके आई, और फिर उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया? दूसरे व्यक्ति के वो संपर्क में। दूसरे व्यक्ति जिस भोजन को कर रहा है उस भोजन के ऊपर वो बैठ गई। तो इस प्रकार से अपने शरीर के अंतर्गत अंदर लेके रोगाणु को नहीं लाती, अपितु बाहर से ही, अपने शरीर के किसी बाह्य भाग से ही ये रोगाणु को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देती हैं, और इस प्रकार से रोगों का क्या करती हैं? संक्रमण करती हैं। और ये मुख्यतः किसके द्वारा होता है? भोजन और जल के द्वारा होता है। और इस प्रकार की बीमारियां जब इस माध्यम से ट्रांसफर होती हैं तो उसे कैसे बोल देते हैं? वाटर बोर्न डिजीज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वाटर बोर्न डिजीज बोल देते हैं। तो ये थे कुछ माध्यम, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार के, जिनके द्वारा संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो जाता है? फैल जाता है।
आज की क्लास में केवल संक्रामक रोगों की हम बात करेंगे, असंक्रामक रोगों की बात हम अगली क्लास में करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं संक्रामक रोग आखिर होते कौन कौन से हैं। जैसे मैंने आपको बताया, संक्रामक रोग बैक्टीरिया के द्वारा भी फैलते हैं, वायरस के द्वारा भी फैलते हैं, कवक के द्वारा भी फैलते हैं और प्रोटोजोआ के द्वारा भी फैलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीवाणुओं द्वारा फैलाए जाने वाले संक्रामक रोग, यानी ऐसे संक्रामक रोग जिनके पैथोजन या रोगाणु कौन होते हैं, जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे रोग हैं और उसके लिए उत्तरदायी बैक्टीरिया कौन सा है, उसमें संक्रमण जो फैलाता है वो किस प्रकार से उसका संक्रमण फैलता है और उस रोग के लक्षण क्या क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रोगों का। सबसे पहला ऐसा रोग जो कि जीवाणुओं के द्वारा फैलाया जाता है वो है कोलेरा, या इसे सामान्य भाषा में हैजा भी बोला जाता है। और इसके लिए उत्तरदायी जो जीवाणु है, पहले हम जीवाणु रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणुओं को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके संक्रमण और लक्षणों को देखेंगे। तो जीवाणु जो उत्तरदायी है किसके लिए, हैजा के लिए, वो है कौन सा, विब्रियो कोलेरी। कौन सा, विब्रियो कोलेरी। बात करें इसके लक्षणों की, तो लक्षण के अंतर्गत क्या हो जाता है, आंतों में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, मनुष्य की आंत में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे उसको उल्टी और दस्त की क्या होती है, शिकायत होती है। तो प्रभावित जो अंग हो गया वो कौन सा हो गया, छोटी आंत इससे प्रभावित हो, छोटी आंत और बड़ी आंत इससे क्या होती है, प्रभावित होती है। ये बात हुई किसकी, सबसे पहले प्रकार का जो रोग है जो कि जीवाणुओं द्वारा फैलाया जाता है, कोलेरा या हैजा। और चूंकि दूषित जल से ये फैलता है, दूषित जल यहां पर किसके रूप में कार्य करता है, कैरियर के रूप में कार्य करते हुए एक जगह से दूसरी जगह इस संक्रमण को फैला सकता है, इसलिए इसे वाटर बोर्न डिजीज कहते हैं। दूसरा रोग है डिफ्थीरिया, और ये डिफ्थीरिया कोरिनोबैक्टीरियम डिफ्थीरी नामक जीवाणु से क्या करता है, फैलता है, यानी पैथोजन इसके लिए कौन सा है, कोरिनोबैक्टीरियम डिफ्थीरी। होता कैसा है ये, एयरबोर्न। एयरबोर्न का तात्पर्य क्या हुआ, हवा के माध्यम से ये रोगाणु एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, चला जाता है और इस प्रकार संक्रमण फैलाता है। इस जीवाणु के कारण जो प्रभावित अंग होते हैं वो होता है श्वसन तंत्र, और श्वसन तंत्र में क्या होता है, प्रभावित करने के कारण इस रोग में, किस रोग में, डिफ्थीरिया रोग में क्या हो जाता है, गले में दर्द होता है रोगी के और उसको बुखार आता है। ये था दूसरा रोग। तीसरा जीवाणुओं से फैलने वाला रोग है परटूसिस, जिसे सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है, काली खांसी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके फैलाव के लिए जो उत्तरदायी पैथोजन है, बैक्टीरिया है, वो है हीमोफिल परटूसिस। और ये भी क्या है, एयरबोर्न डिजीज है। एयरबोर्न डिजीज का तात्पर्य कोई व्यक्ति खांसेगा तो हवा के माध्यम से संक्रमण दूसरे व्यक्ति तक भी पहुंच सकता है। प्रभावित अंगों की यदि हम बात करें तो ये भी क्या करता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, इसी कारण व्यक्ति को खांसी होती है, गला दर्द रहता है। ठीक है, ये था डिफ्थीरिया। नेक्स्ट इस प्रकार का रोग जो कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलाया जाता है वो है टिटनेस। और टिटनेस के लिए जो उत्तरदायी जीवाणु है वो है बेसिलस टिटेनी। और इसके फैलने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है किसी सिरिंज जो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रयोग में ली गई है जिसके टिटनेस है, वो दूसरे व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति द्वारा काम में ले ली जाए, या चोट लगे हुई, यदि किसी व्यक्ति की चोट लग जाए और उस चोट को खुली छोड़ दिया जाए और वो ऐसे माध्यम के संपर्क में आ जाए, चोट लगने के पश्चात जहां से खून बह रहा है वो जगह ऐसे माध्यम से संपर्क में आ जाए जहां टिटनेस बैक्टीरिया होने की संभावना है, जैसे मिट्टी, तो क्या हो सकता है, उसको टिटनेस रोग हो सकता है। और इससे जो प्रभावित अंग होगी वो होंगी पेशियां, मसल्स क्या होती हैं, इससे प्रभावित होती हैं टिटनेस के कारण। और जब टिटनेस यदि हो जाता है तो मसल्स में या पेशियों में क्या हो जाएगी, ऐंठन आ जाएगी। नेक्स्ट है टाइफाइड। नेक्स्ट रोग है टाइफाइड। टाइफाइड जो फैलता है वो जिस बैक्टीरिया के कारण फैलता है वो है साल्मोनेला टाइफी, और ये वाटरबोर्न डिजीज है। वाटरबोर्न डिजीज का मतलब रोगाणु जल के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो जाते हैं, संक्रमित करने के लिए पहुंच जाते हैं। लक्षण क्या क्या हैं इसके, बुखार आएगा व्यक्ति को, कमजोरी होगी। और टाइफाइड का एक विशिष्ट टेस्ट होता है जिसे विडाल के नाम से जानते हैं, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। टाइफाइड जिसको हुआ है उसने यदि टेस्ट करवाया होगा तो उसे ध्यान होगा, उस टेस्ट को क्या बोलते हैं, विडाल बोला जाता है उस टेस्ट को। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो रोग है जो जीवाणु के कारण फैलता है वो है ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा, ट्यूबरकुलोसिस, जिसे टीबी भी सामान्य भाषा में कहा जाता है। और इसका जो उत्तरदायी रोगाणु है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस।
एयरबोर्न डिजीज है, मतलब वायु के माध्यम से रोगाणु एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। प्रभावित जो अंग होगा वो श्वसन तंत्र होगा, इसलिए खांसी चलेगी और बुखार हो जाएगा। अगला जो रोग है वो है निमोनिया, और निमोनिया फैलाने के लिए उत्तरदायी जो रोगाणु है वो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। एयरबोर्न डिजीज है, अर्थात हवा के द्वारा ये रोगाणु एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। श्वसन तंत्र प्रभावित होता है इससे, इसलिए सांस भरेगा और बुखार आएगी और खांसी चलेगी। अगला जो है वो है प्लेग, जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। उत्तरदायी जो रोगाणु है या बैक्टीरिया है वो है यार्सिनिया पेस्टिन। कौन सा? यार्सिनिया पेस्टिन। पिस्सू द्वारा, जो पिस्सू होते हैं उनके द्वारा चूहे से मानव में ये क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है, और इसके अंतर्गत रोगी को बुखार आती है, थकान होती है और कई बार खून की उल्टियां और दस्त उसे होने लग जाते हैं। अगला रोग है कुष्ठ, जिसे लेप्रोसी भी कहा जाता है, और इसके लिए जो उत्तरदायी बैक्टीरिया है वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। एयरबोर्न डिजीज है, अर्थात हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह रोगाणु पहुंच सकता है, और इसके अंतर्गत स्किन डिजीज देखने को मिलती है, अर्थात त्वचा जो है वो गल जाती है या काली पड़ जाती है। इस प्रकार का त्वचा विकार इसके अंतर्गत किसमें? कुष्ठ में हमें देखने को मिलता है। अगला सिफिलिस। सिफिलिस जो रोग है वो किसके माध्यम से फैलता है? वो ट्रिफोनेमा पॉलिडम नाम के जीवाणु से फैलता है, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये प्रत्यक्ष संक्रमण प्रत्यक्ष माध्यम से जाता है, अर्थात सेक्सुअल रिलेशन से ही सिफिलिस और गोनेरिया दोनों ही क्या करते हैं? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जा सकते हैं। और इसके अंतर्गत पहचान क्या होती है या लक्षण क्या होता है? व्यक्ति के मुंह में या उसके जो जन्नांग हैं उस पर छाले हो जाते हैं। उसके बाद अगला गोनेरिया बैक्टीरिया है, नाइजीरियाई गोनेरियाई, और ये भी सेक्सुअल संपर्क जो होते हैं, सेक्सुअल रिलेशन के द्वारा ये क्या हो सकता है? पहुंच सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, और इसके अंतर्गत क्या होता है? जन्नांगों में दर्द और उससे एक द्रव का स्त्रावण प्रारंभ हो जाता है। तो ये थे कुछ रोग जो कि किसके माध्यम से फैलते हैं? जीवाणुओं के माध्यम से फैलते हैं। एक बार फिर से एक क्विकली हम इनका रिपीट कर लेते हैं। हम देखेंगे कि कौन सा तो रोग है और किस बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलता है, क्योंकि मुख्यतः परीक्षा में इन दो से प्रश्न पूछे जाते हैं कि रोग कौन सा और उसके लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा। तो इसको थोड़ा सा जूम करके हम देख लेते हैं कि कौन सा रोग और किसके द्वारा ये फैलता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करें हम, सबसे पहले कोलेरा की बात करें तो ये विब्रियो कोलेरी से फैलता है। बात करें डिप्थीरिया की तो कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी से। पर्टुसिस की बात करें तो हीमोफिलस पर्टुसिस से ये फैलता है। टिटनेस फैलता है बेसिलस टिटेनी से। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस या टीबी फैलता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। उसके बाद निमोनिया की यदि हम बात करें तो निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया के द्वारा, जबकि प्लेग यार्सिनिया पेस्टिन जीवाणु के द्वारा, और कुष्ठ या लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के द्वारा। और बात करें सिफिलिस की तो ये ट्रिफोनेमा पॉलिडम नाम के जीवाणु द्वारा फैलता है। उसी प्रकार गोनेरिया नाइजीरिया गोनेरियाई जीवाणु से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है। यानी रोगाणु कौन कौन से होते हैं, पैथोजन कौन कौन से होते हैं जो इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, उसको हम देख चुके हैं, और यहाँ से विशेष रूप से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब समस्या ये आती है कि इतने सारे रोग और इतने सारे जीवाणुओं का नाम, इतने सारे रोगाणुओं का नाम याद कैसे रखा जाए। तो उसके लिए हमने कोशिश करी है कि आपको एक ट्रिक बताई जाए, और वो ट्रिक है गोल्डन चिप्स। ठीक है, ट्रिक का नाम क्या है? गोल्डन चिप्स। तो आइए देखते हैं ये गोल्डन चिप्स नाम की जो ट्रिक है वो क्या दर्शाती है। देखिए, अब गोल्डन चिप्स वाली जो ट्रिक है इसको अगर पूरी तरीके से लिखें तो एट गोल्ड चिप्स, एट गोल्ड चिप्स, ये इसकी क्या है? एक ट्रिक है जीवाणु से होने वाले संक्रामक रोगों को याद करने के लिए। अब ए जो है, ए से क्या हो गया? एंथ्रेक्स। ए से क्या हो गया? एंथ्रेक्स। ए से क्या हो गया? एंथ्रेक्स। और टी से होंगे तीन रोग। कौन कौन से? टी से यदि हम बात करें तो तीन रोग टी के रूप में, एक तो हमने देखा टिटनस, एक तो टिटनेस और एक टाइफाइड। टिटनेस, टाइफाइड, और तीसरा रोग यदि हम इसके कारण देखें तो हम देखेंगे, देखिए एक तो हो गया टिटनेस, ये टिटनेस हो गया, टाइफाइड, और एक हो गया टीबी। एक हो गया कौन सा? टीबी। तो टी से क्या हो गया? टीबी। टी से तीसरा हो गया टीबी। तो तीन रोग किसके कारण? टी, ए टी। हमने सूत्र क्या बनाया, फॉर्मूला क्या बनाया याद रखने के लिए? एट गोल्ड चिप्स, एट गोल्ड चिप्स। ए से एंथ्रेक्स, ए से हो गया एंथ्रेक्स, टी से क्या हो गया? टिटनेस हो गया, टाइफाइड हो गया और टीबी हो गया।
अब आती है GOLD। अब देखिए GOLD में O क्या रहेगा, यहाँ पर साइलेंट रहेगा। इसी प्रकार I को भी आप साइलेंट करेंगे, यानी O और I से कोई रोग नहीं निकलेगा। यहाँ पे G से क्या हो जाएगा, गोनेरिया। G से क्या हो जाएगा, गोनेरिया, गोनेरिया नाम का रोग। ठीक है। L से आप देखेंगे क्या हो जाएगा, लेप्रोसी। क्या हो जाएगा, लेप्रोसी, जिसे कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। और डी से क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया। डी से क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। ठीक है। उसके बाद CH से यदि हम बात करें, CH से हो जाएगा कोलेरा, जिसे क्या कहते हैं, हैजा भी कहते हैं, कोलेरा या हैजा, कोलेरा या हैजा। और P से हो जाएगा परटूसिस या काली खांसी, परटूसिस, परटूसिस या काली खांसी, परटूसिस या काली खांसी। और एस से हो जाएगा क्या, सिफिलिस। एस से क्या हो जाएगा, सिफिलिस। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम याद रख सकते हैं, किसको याद रख सकते हैं, ऐसे रोग जो कि किसके द्वारा फैलते हैं, जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं। ये थे जीवाणुओं से फैलने वाले रोग और उसकी ट्रिक। अब इनमें से दो महत्वपूर्ण जो संक्रामक रोग हैं उनके बारे में कुछ विशेष तथ्य भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे टाइफाइड और टीबी। तो आइए टाइफाइड और टीबी के संदर्भ में ऐसे कुछ तथ्यों को देखते हैं जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। टाइफाइड और टीबी के बारे में कुछ तथ्यों को हम देखें। पहला जो परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि टीबी के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा होता है। तो टीबी के लिए दो प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। पहले प्रकार के टेस्ट में पहले प्रकार का जो टेस्ट है उसमें ट्यूबरकुलिन नाम का एक जो पदार्थ होता है उसका इंजेक्शन बाह में लगा दिया जाता है। व्यक्ति की जो बाह है, कंधा है, उसके पास में इंजेक्शन लगा दिया जाता है और उस इंजेक्शन में कौन सा पदार्थ होता है, ट्यूबरकुलिन नाम का पदार्थ होता है। यदि किसी व्यक्ति को टीबी है तो ये इंजेक्शन लगाने के बाद में उसके जो त्वचा है जहां पर इंजेक्शन लगाया गया है वो त्वचा लाल पड़ जाएगी और वहां पर क्या हो जाएगी, एक गांठ जैसी स्ट्रक्चर उभर कर आ जाएगी। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, व्यक्ति को टीबी है। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब व्यक्ति को टीबी नहीं है। ये तो हो गया पहला टेस्ट। दूसरे प्रकार का एक अन्य टेस्ट भी टीबी के लिए, टीबी की जांच के लिए उपयोग लिया जाता है और इसके अंतर्गत क्या होता है, जो टीबी बैक्टीरिया है, टीबी का जो बैक्टीरिया है उसके विरुद्ध शरीर में जो एंटीबॉडी बनती है, ठीक है, कौन सी एंटीबॉडी, IgG और IgM नाम की एंटीबॉडीज बनती हैं। उन एंटीबॉडीज का टेस्ट करके यदि किसी व्यक्ति में क्या होगा, टीबी का पैथोजन होगा, एंटीजन होगा, ठीक है, कोई भी संक्रामक या रोगाणु, संक्रामक रोगाणु जो होता है वो व्यक्ति के शरीर में एंटीजन के रूप में क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र उसको एंटीजन के रूप में पहचानता है। एंटीजन मतलब रोगाणु, शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसके लिए शरीर में क्या बनती है, एंटीबॉडीज बनती हैं जो उससे क्या करती हैं, शरीर की रक्षा करने का प्रयास करती हैं। तो यदि टीबी का रोगाणु शरीर में होगा तो उसके लिए एंटीबॉडी भी शरीर में बनेगी और यदि एंटीबॉडी बन गई और उनकी उपस्थिति ब्लड में कंफर्म हो गई तो इसका तात्पर्य है उस व्यक्ति को क्या है, टीबी है। ये थे टीबी के बारे में कुछ विशेष तथ्य। अब बात करेंगे टाइफाइड के बारे में भी एक विशेष प्रकार का ऐसा तथ्य है जो आपको, जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए कि टाइफाइड का जो नामकरण है वो टाइफाइड क्यों पड़ा। उसके पीछे एक कारण था। कारण क्या था, एक रसोइया था जिसका नाम था टाइफाइड मैरी। टाइफाइड मैरी नाम का जो ये रसोइया था, इसको जब टाइफाइड हुआ तो इसको मालूम ही नहीं चला, तब तक टाइफाइड की खोज नहीं हुई थी। इसको मालूम ही नहीं था कि उस व्यक्ति को क्या है, टाइफाइड है। और इस व्यक्ति ने बहुत सारे लोगों को संक्रमित किया क्योंकि अपने हाथों से ये खाना बना बना के सबको खिलाता रहा और ऐसा खाना खिलाने के कारण बहुत सारे लोग इसके कारण क्या हुए, संक्रमित हुए। इसी रसोइये के नाम पर टाइफाइड का नाम टाइफाइड पड़ता है। रसोइये का नाम क्या था, टाइफाइड मैरी। तो ये थे बैक्टीरिया से होने वाले कुछ संक्रामक रोग और उनके बारे में कुछ विशेष तथ्य। अब बात करते हैं वायरस से होने वाले संक्रामक रोग। जैसा मैंने आपको बताया, संक्रामक रोग वायरस से भी फैल सकते हैं, बैक्टीरिया से भी फैल सकते हैं, प्रोटोजोआ से भी फैल सकते हैं, कवक से भी फैल सकते हैं। बैक्टीरिया से फैलने वाले संक्रामक रोगों की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं किससे, विषाणु या वायरस से फैलने वाले संक्रामक रोगों की। तो उसी प्रकार से देखेंगे जैसे बैक्टीरिया से संबंधित रोगों को हमने देखा था, पहले हम देखेंगे कौन सा रोग कौन से वायरस से फैलता है और किस प्रकार से उसका संक्रमण होता है, संक्रमण का माध्यम क्या होता है और इस संक्रमण के लक्षण व्यक्ति में क्या होते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो रोग है वो किस वायरस के कारण, इन्फ्लुएंजी वायरस के कारण फैलता है। और ये इन्फ्लुएंजी वायरस एक रोगी से दूसरे व्यक्ति तक किस प्रकार, एयर ब्रॉन ड्रॉपलेट के माध्यम से, अर्थात संक्रमित व्यक्ति जब खांसता है हवा में
तो उस हवा, वो हवा क्या कर सकती है, रोगाणु को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकती है। और इसके अंतर्गत श्वसन तंत्र व्यक्ति का प्रभावित होता है, जिससे व्यक्ति को जुकाम लग सकती है, उसको बुखार आ सकता है। दूसरा जो इस प्रकार का रोग है वो है जापानी एनसीफेलाइटिस। जापानी एनसीफेलाइटिस के लिए जो जिम्मेदार उत्तरदायी वायरस है वो है फ्लेवी वायरस। और फ्लेवी वायरस क्या होता है, मच्छर के द्वारा। अब यहाँ मच्छर, एक मच्छर जो है वो वेक्टर के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है, वेक्टर। और कौन सा मच्छर होता है वो, प्लाज्मोडियम क्यूलेक्स नाम का मच्छर होता है। ये प्लाज्मोडियम क्यूलेक्स नाम का मच्छर इस रोगाणु को क्या करता है, संक्रमित सुअर से अपने अंदर ग्रहण करके कहां तक पहुंचा सकता है, मानव तक पहुंचा सकता है। लक्षण क्या होंगे, बुखार आएगा व्यक्ति को, उल्टी हो सकती है, सिर दर्द उस व्यक्ति को हो सकता है जो किस रोग से ग्रसित है, जापानी एनसीफेलाइटिस से क्या है, जापानी एनसीफेलिस से क्या है, ग्रसित है। अगला जो विषाणु से फैलने वाला रोग है वो है जुखाम। सामान्य जो जुखाम हमको होती है, जिसे कोल्ड कह दिया जाता है, राइनो वायरस के कारण यह फैलता है। एयरबोर्न ड्रॉपलेट इसके संक्रमण का माध्यम है, यानी हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर यह जा सकता है, संक्रमण फैला सकता है। लक्षण क्या होते हैं, छींक चलती है, सिर दर्द होता है, बुखार होता है जब हमें जुकाम लग जाती है। अगला इस प्रकार का रोग है बर्ड फ्लू, जो कि विषाणु के द्वारा फैलता है। और बर्ड फ्लू के लिए उत्तरदायी जो विषाणु है, जो वायरस है वो है H5N1। और ये रोग मानवों में नहीं पाया जाता, अपितु पक्षियों में फैलता है। और पक्षियों में कैसे, आपस में जब पक्षी किसी भी तरीके से संपर्क में आ जाते हैं तो बर्ड्स में ये एक बर्ड से दूसरे बर्ड में क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो ये हुआ कौन सा, बर्ड फ्लू। नेक्स्ट है स्वाइन फ्लू। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्वाइन मतलब सुअर, संक्रमित सुअर से ये क्या होता है, फैलता है। और वायरस जिसके लिए जो उत्तरदायी होता है वो है H1N1। बर्ड फ्लू के लिए H5N1, स्वाइन फ्लू के लिए H1N1। और ये क्या हो सकता है, एयरबोर्न भी हो सकता है और वाटरबोर्न भी हो सकता है। अर्थात ये क्या कर सकता है, संक्रमित सुअर से मानव में जा सकता है और मानव से फिर ये हवा के माध्यम से एक मानव से दूसरे मानव में क्या कर सकता है, फैल सकता है। और इसके अंतर्गत सिर दर्द होता है और व्यक्ति को बुखार आ जाता है। नेक्स्ट है डेंगू, जो कि वायरस से फैलता है। वायरस का नाम होता है डेंगू वायरस, DENV जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। और जो मच्छर वेक्टर के रूप में यहाँ कार्य करता है वो है एडिस एजिप्टी मच्छर। एडिस एजिप्टी मच्छर यहाँ वाहक या वेक्टर के रूप में कार्य करते हुए इस डेंगू नाम के वायरस की लाइफ साइकिल को अपने शरीर में पूर्ण कराता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस रोगाणु को ट्रांसफर कर सकता है। लक्षण क्या होंगे, बुखार होगा, जोड़ों में विशेष रूप से दर्द होगा यदि डेंगू किसी व्यक्ति को हो जाता है। और प्लेटलेट की जो संख्या है वो क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है जो व्यक्ति डेंगू से पीड़ित है उसमें। इसके कारण कई बार नाक से या अन्य किसी शरीर की ओपनिंग से ब्लड निकलना चालू हो जाता है, क्योंकि ब्लड जो है वो बहुत पतला हो जाता है प्लेटलेट की कमी के कारण। नेक्स्ट इस प्रकार का रोग है चिकनगुनिया, जो कि चिकनगुनिया वायरस से फैलता है। एडिस एजिप्टी मच्छर ही इसके वाहक के रूप में कार्य करता है और इसमें भी क्या होता है, बुखार और जोड़ों में दर्द होता है। नेक्स्ट बहुत ही आपने नाम सुना है जिसका, कोविड-19 तहलका जिसने मचाया पूरी दुनिया में। वो जो रोग है वो भी किसके द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा। वायरस का नाम है SARS-CoV-2। चूंकि इसके द्वारा बहुत लोग दुनिया में प्रभावित हुए थे, महामारी के रूप में ये फैला, इसलिए इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में निश्चित रूप से इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों की ही अप्रोच को मिक्स करते हुए इसकी डिटेल स्टडी हम करेंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा में भी संक्रामक रोगों का जो टॉपिक है वो हमारे है, इसलिए इसको हम विस्तृत रूप से अलग से अध्ययन करेंगे। तो इसकी विस्तृत जानकारी हम अलग से प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट जो रोग है जो कि वायरस के कारण फैलता है वो है स्मॉल पॉक्स, जिसे सामान्य भाषा में चेचक भी कह दिया जाता है। ये वेरियोला नाम के वायरस से फैलता है, एयरबोर्न होता है, अर्थात हवा के माध्यम से इसका रोगाणु एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। लक्षण की यदि बात करें तो इस रोग में व्यक्ति के चेहरे और उसके गले पर क्या हो जाते हैं, कुछ निशान हो जाते हैं, गोल गोल से निशान हो जाते हैं, दानों जैसे निशान हो जाते हैं। अगला इस प्रकार का रोग है चिकन पॉक्स, जो कि वायरस से फैलता है। छोटी माता इसे सामान्य रूप से कहा, बोलचाल की भाषा में कह दिया जाता है। और इसके लिए उत्तरदायी जो वायरस है वो है वेरियोला जोस्टर। एयरबोर्न होता है, अर्थात हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमण करने के लिए रोगाणु पहुंच सकता है। लक्षण इसके वही होते हैं, चेहरे और गले पर लाल दाने इसमें दिखाई देते हैं। अगला जो इस प्रकार का रोग है जो वायरस से फैलता है वो है एड्स। एड्स जो कि किसके, कौन से वायरस के द्वारा फैलता है, HIV ह्यूमनो एफिशिएंसी वायरस के द्वारा ये रोग फैलता है। ठीक है,
और इसका भी विस्तृत विवरण अलग से देखेंगे। ये भी एक ऐसा रोग है जो व्यक्ति एक प्रकार की क्या है, जानलेवा बीमारी है, इसलिए इसका भी विस्तृत विवरण जो है हम अलग से देखने वाले हैं। उसके अलावा हेपेटाइटिस नाम का एक रोग भी वायरस के कारण फैलता है। इसके कई प्रकार होते हैं, ए बी सी ई, अलग अलग प्रकार की हेपेटाइटिस, अलग अलग प्रकार की हेपेटाइटिस वायरस से फैलता है ये। और मुख्य रूप से ये प्रत्यक्ष संपर्क से फैलता है, अप्रत्यक्ष संपर्क से नहीं, प्रत्यक्ष संपर्क। प्रत्यक्ष संपर्क कैसा, सेक्सुअल रिलेशन यदि कोई व्यक्ति किसी से बनाता है, यौन संपर्क करता है, या फिर कृत्रिम रक्तदान करता है एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, तो इस माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में ये पहुंच सकता है। और इस रोग में मुख्यतः लीवर जो होता है व्यक्ति का, वो डैमेज होता है, वो प्रभावित होता है। ये थे वायरस से संबंधित कुछ रोग जो कि वायरस द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, यानी जिम्मेदार जो रोगाणु होता है वो कौन होता है, वायरस होता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य रोग भी हैं जो कि वायरस के माध्यम से क्या करते हैं, वायरस उनका क्या होता है, रोगाणु होता है या पैथोजन होता है, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। आइए देखते हैं वो और कौन से रोग हैं। पोलियो, पोलियो जो जिस वायरस के कारण फैलता है उसका नाम है मेलाइटस, और संक्रमण होता है वाटरबोर्न, अर्थात जल के माध्यम से रोगाणु एक जगह से दूसरी जगह जाकर व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। और लक्षण क्या होगा, इसमें व्यक्ति को लकवा हो जाता है। नेक्स्ट है रेबीज, इस प्रकार का रोग जो लाइजा वायरस के कारण फैलता है, और ये वायरस मनुष्य के शरीर में कुत्ते के काटने से क्या करता है, प्रवेश करता है, और इसमें व्यक्ति को बुखार हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, लकवा भी व्यक्ति को हो जाता है। नेक्स्ट है हर्प्स रोग, ठीक है, जिसे एमसिफेलाइसिस भी कहते हैं, और इसके अंतर्गत एंटीसिफेलाइसिस भी कहते हैं, और इसका कारण है हर्प्स सिंप्लेक्स वायरस, हर्प सिंप्लेक्स वायरस इसका कारण है। और इसके अंतर्गत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रोग कब फैल सकता है, जब प्रत्यक्ष रूप से उनकी त्वचा या स्किन आपस में क्या आ जाए, संपर्क में आ जाए। जो रोगी है उस व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा यदि संपर्क में आ जाती है तो ये रोग फैलता है, और इसके लक्षण है शरीर पर छाले हो जाते हैं और दिमागी बुखार व्यक्ति को हो जाता है, एनसीफेलाइटिस कहते हैं इसे। उसके बाद है अगला जो वायरस के कारण फैलने वाला रोग है वो है मिसेल्स, जिसे खसरा सामान्य भाषा में कहा जाता है। वायरस जो इसके लिए जिम्मेदार है वो है रूबेला, एयरबोर्न है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के माध्यम से ये पहुंच सकता है, और इसके अंतर्गत बुखार होती है, व्यक्ति को खांसी और बदन दर्द भी होता है। ये थे विषाणु से फैलने वाले रोग। अब विषाणु से फैलने वाले बहुत सारे रोगों को हमने देखा। जैसे बैक्टीरिया के लिए हमने ट्रिक बनाई थी, वैसे ही वायरस से फैलने वाले रोगों के लिए भी एक ट्रिक होती है। कौन सी ट्रिक होती है, ट्रिक का नाम है वायरस इज कॉल्ड रेड स्पैम, वायरस इज कॉल्ड रेड स्पैम, ये एक ट्रिक है। आइए देखते हैं किस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से वायरस से फैलने वाले रोगों को याद रखा जा सकता है। ठीक है, वायरस इज, तो आई से क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा, आई से क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा। फिर जो सी है, एस यहाँ पर साइलेंट है, सी से क्या हो गया, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड मतलब सामान्य जुखाम। इसके अलावा सी से चिकन पॉक्स, इसके अलावा सी से चिकनगुनिया। ठीक है, तीसरे, अब नेक्स्ट है आर, आर जो आया, आर से तात्पर्य है रेबीज और रुबेला, रेबीज और रुबेला। ई से मतलब निकाला एनसिफेलाइटिस, ई से एनसिफेलाइटिस। डी से क्या हो गया, डेंगू, डी से क्या हो गया, डेंगू। फिर एस से क्या हो गया, स्मॉल पॉक्स। पी से क्या हो गया, पोलियो। ए से क्या हो गया, एड्स। ठीक है, ए से क्या हो गया, एड्स। और एम से क्या हो गया, मीजल्स एंड मम्प्स। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम वायरस से फैलने वाले रोगों को याद कर सकते हैं। वापस से ट्रिक को देख लेते हैं। ट्रिक क्या है, वायरस इज कॉल्ड रेड स्पैम। ठीक है, वायरस इज कॉल्ड रेड स्पैम। वायरस से तो आपको ध्यान रह जाएगा कि ये रोग किसके कारण फैल रहे हैं, वायरस के कारण। आई से इन्फ्लुएंजा, सी से कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और चिकनगुनिया। फिर उसके बाद में आर से है रेबीज और रुबेला, उसके बाद ई से है एनसिफेलाइटिस, उसके बाद डी से है डेंगू, उसके बाद एस से है स्मॉल पॉक्स, पी से है पोलियो, ए से है एड्स और एम से है मीजल्स एंड मम्प्स। ये सभी रोग किसके कारण फैलते हैं, वायरस के कारण फैलते हैं। तो वायरस से फैलने वाले रोग और उसकी शॉर्ट ट्रिक को हमने देखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की। वायरस से होने वाले संक्रामक रोगों की हमने बात कर ली, बैक्टीरिया से होने वाले संक्रामक रोगों की हमने बात की। अब बात करेंगे हम प्रोटोजोआ के कारण होने वाले संक्रामक रोगों की। तो प्रोटोजोआ के कारण सबसे पहला जो रोग हम देखते हैं वो है मलेरिया। और मलेरिया जिस प्रोटोजोआ के कारण फैलता है उसके नाम है, एक तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण, दूसरा प्लाज्मोडियम मलेरियाई के कारण, और तीसरा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये तीनों ही ऐसे प्रोटोजोआ हैं जो मलेरिया रोग को फैलाते हैं।
अलग अलग प्रकार के मलेरिया ये फैलाते हैं, जिनमें से सबसे घातक प्रकार का जो मलेरिया होता है उसे बोलते हैं मलेरिया मैलिग्नेंट। और ये मलेरिया मैलिग्नेंट प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, मैलिग्नेंट प्रकार का जो मलेरिया फैलता है वो किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम नाम के प्रोटोजोआ से फैलता है। ये प्रश्न जो है आरएएस परीक्षा की, जो आरएएस प्री एग्जाम 2021 थी, उसमें पूछा गया था कि मलेरिया मैलिग्नेंट नाम का जो मलेरिया है उसके लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा ये फैलता है। किस प्रकार से संक्रमण फैलता है? संक्रमण फैलता है जब मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होता है, मादा एनाफ्लीज नाम का जो मच्छर है वो एक व्यक्ति जिसमें ये रोग है उसको काटकर दूसरे व्यक्ति को काट लेता है, तो ये रोग क्या होता है? फैलता है। क्या होता है? फैलता है। लक्षण की यदि बात करें तो ये आरबीसी को प्रभावित करता है, ब्लड में पाई जाने वाली जो आरबीसी है उसको ये रोग प्रभावित करता है, और आरबीसी को क्या कर देता है? ये रप्चर कर देता है, आरबीसी फट जाती है, और फटने से क्या निकलता है? बिलिरुबिन और विष आरबीसी से निकलता है, जिससे व्यक्ति को सर्दी के साथ क्या होता है? बुखार हो जाता है, और एनीमिया की स्थिति भी व्यक्ति में बन सकती है। उसके बाद में अगला रोग है अमीबियाई पेचिस, या इसे अमीबियोसिस भी कह देते हैं। और अमीबियोसिस फैलाने के लिए जो उत्तरदायी प्रोटोजोआ है वो है एंट अमीबा हिस्टोलाइका, जो कि मुख्यतः दूषित जल में पाया जाता है। तो कोई भी ऐसा दूषित जल जिस पर मक्खी और कॉकरोच बैठ चुके हों और उसने उसको दूषित कर दिया हो, और मक्खी और कॉकरोच इस एंट अमीबा हिस्टोलाइका को खुले में शौच करते हैं व्यक्ति, उनके मल पर बैठकर मक्खी या कॉकरोच जब भोजन पे बैठ जाएं तो ये जो एंट अमीबा हिस्टोलाइका नाम का प्रोटोजोआ है वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है, और व्यक्ति को क्या होती है? दस्त होता है या कब्जी हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है, यानी कह सकते हैं पेट से संबंधित रोग, आंत से संबंधित रोग इसमें होते हैं। और ये जो रोग है ये न केवल एंट अमीबा हिस्टोलाइका के द्वारा होता है इस प्रकार के लक्षण, अपितु पेचिस नाम के बैक्टीरिया के द्वारा भी सेम ये के लिए लक्षण भी क्या करे जाते हैं? प्रदर्शित किए जाते हैं। तो अमीबियाई पेचिस या अमीबियोसिस किसके कारण? एंट अमीबा हिस्टोलाइका। लेकिन जो लक्षण है वो पेचिस बैक्टीरिया से कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो भी इसी प्रकार के लक्षण को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट जो रोग होता है प्रोटोजोआ के कारण वो है एस्केरिएसिस। एस्केरिएसिस, और जो जिम्मेदार प्रोटोजोआ है वो है एस्केरिएसिस लुम्ब्रिकोइडस, एस्केरिएसिस लुम्ब्रिकोइडस। और ये भी वही मक्खी और कॉकरोच जब दूषित मल पर बैठकर भोजन या पानी में उन रोगाणुओं को छोड़ देते हैं जिसमें क्या होता है? एस्केरियस लुम्ब्रिकोइडिस होता है, तो व्यक्ति को ये रोग हो जाता है, और इसके लक्षण भी वही होते हैं जो कि अमीबोइसिस के होते हैं। और बच्चों में विशेष रूप से ये रोग होता है, और बच्चों की जो गुदा है उसमें खुजली होने का कारण भी ये रोग क्या होता है? होता है। बच्चों की गुदा में कई बार खुजली की जो स्थिति पैदा होती है उसका कारण क्या होता है? एस्केरियसिस लुम्ब्रिकोइडिस इसका कारण होता है, जो कि एक प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट इस प्रकार का जो रोग है वो है फाइलेरियसिस, या जिसे एनसिफेलाइटिस या जिसे दिमागी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग के फैलने के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है वाउचेरियाई बोंक्रेफ्टी, वाउचेरियाई ब्रोंक्रेफ्टी। और उत्तरदायी जो संक्रमणकारी जीव है वो है प्लाज्मोडियम क्यूलेक्स। प्लाज्मोडियम क्यूलेक्स जो मच्छर है वो इस वाउचेरियाई बोंक्रेफ्टी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर कर देता है, जिससे व्यक्ति क्या हो जाता है? उस रोग से ग्रसित हो जाता है। लक्षण की यदि बात करें तो पाँव में सूजन हो जाएगी, और जनन अंग भी इससे क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार का पैर इस रोग में दिखाई देता है, पाँव में क्या आ जाती है? रोगी के सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है कालाजार नाम का रोग, प्रोटोजोआ से होता है, लिस्मानिया नाम के प्रोटोजोआ से होता है, और इसको फैलाने का जो कार्य किया जाता है वो सैंड फ्लाई नाम की मक्खी के द्वारा किया जाता है। लीवर में सूजन और बुखार इसका क्या है? प्रमुख लक्षण है। ये थे प्रोटोजोआ से होने वाले कुछ संक्रामक रोग। नेक्स्ट हम बात करेंगे कवक से फैलने वाले कुछ संक्रामक रोगों की। तो कवक से या फंगस से जो संक्रामक रोग फैलते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है अस्थमा, और अस्थमा के लिए उत्तरदायी जो कवक है वो है एस्पेरजिलस फ्यूमिगेट, और ये एक असंक्रामक प्रकार का रोग है। आपको ध्यान रखना है, संक्रामक रोगों के साथ ये हमने पढ़ लिया क्योंकि ये कवक से फैलता है, लेकिन ये संक्रामक नहीं है, असंक्रामक प्रकार का रोग है। एथलीट फुट भी इसी प्रकार का एक रोग है जो कि टीनिया पेडिस नाम की कवक के द्वारा फैलता है। उसी प्रकार दाद या रिंगवर्म, सफेद दाद जो शरीर पर हो जाते हैं वो भी क्या होते हैं?
फंगस के कारण फैलने वाले ही रोग हैं। और माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटिन और एपिडर्मोफाइटिन नाम के जो कवक या फंगस होते हैं वो इस रोग को क्या करते हैं, फैलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये थे कुछ रोग जो कि प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया या कवक के माध्यम से फैलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं संक्रामक रोगों से बचाव की बात की। देखिए, हमने संक्रामक रोगों के कारण के पीछे क्या देखा था। कुछ ऐसे वेक्टर होते हैं, कुछ इस प्रकार के कैरियर होते हैं, या फिर फॉर्मेट होते हैं, यानी रोगी द्वारा यूज किए गए कपड़े या बिस्तर से जब व्यक्ति संपर्क में आ जाता है तो उसको क्या हो जाते हैं, संक्रामक रोग हो जाता है। तो संक्रामक रोग से बचने का उपाय क्या हो सकता है, जो इसके कारण है उनको दूर कर दिया जाए। तो कारण क्या था, एक तो फोमाइट मतलब रोगी के कपड़े, ठीक है, या बिस्तर जो उसने यूज करे, यानी उससे व्यक्ति को दूर रखा जाए। इसी प्रकार कैरियर मतलब मक्खी और मच्छर जो कि रोग को फैलाते हैं, मक्खी और मच्छर। इसी प्रकार वेक्टर के रूप में कौन, मच्छर मुख्यतः। तो यानी वातावरण को ऐसा रखा जाए कि मच्छर और मक्खी जो हैं उनसे मुक्त रहे, और एक रोगी द्वारा यूज किए गए सामान को दूसरा स्वस्थ व्यक्ति यूज ना करे, तो संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है। और इसके लिए व्यक्तिगत और जन स्वच्छता, सामूहिक स्वच्छता दोनों जरूरी है। हम देखते हैं कि जो रोगाणु संक्रामक रोगों के लिए जो उत्तरदायी रोगाणु है वो शरीर में प्रवेश कैसे करते हैं। यदि सब्जी और फलों को बिना धोए खाते हैं तो उनमें क्या होते हैं, जो रोगाणु होते हैं उनके ऊपर लगे हुए वो व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो बचाव का उपाय क्या होगा, इनको ढंग से धो के आपको खाना चाहिए। आसपास में गंदगी नहीं रखनी चाहिए, खुला मलमूत्र जो है वो पड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, कुछ संक्रमणकारी रोगाणु होते हैं। तो उनको अगर आसपास में नहीं रहेंगे तो मक्खी और मच्छर के माध्यम से वो फैलेंगे नहीं। इसी प्रकार संक्रमित व्यक्ति के साथ में संपर्क में नहीं आना चाहिए। जिस व्यक्ति को ऑलरेडी संक्रमण हो चुका उससे संपर्क में स्वस्थ व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं आना चाहिए। और ऐसी जगह जहां पैथोजन की उपस्थिति हो सकती है उस जगह पर कीटनाशकों का क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए, और वहां की नियमित सफाई करनी चाहिए, ताकि और मक्खी और मच्छर पैदा ना हो जो कि संक्रमणकारी रोगों को फैलाने के लिए कैरियर के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं, या वेक्टर के रूप में कार्य करते हैं। ये थे संक्रामक रोगों से बचाव के कुछ उपाय। हमने बात करी संक्रामक रोगों की, हमने बात करी असंक्रामक रोगों की। असंक्रामक रोगों की डिटेल में हम बात करेंगे अगली क्लास में। यहाँ हम संक्रामक रोगों की पहले बात कर चुके हैं, और दूसरे जो वर्गीकरण हमने रोगों का देखा था उसमें हमने देखा था दो प्रकार के रोग, एक तो जन्मजात रोग और एक ऐसे रोग जो अर्जित किए जाते हैं। जन्मजात रोग जो व्यक्ति को होते हैं वो कहलाते हैं आनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिसऑर्डर, जो माता या पिता के जीन की किसी गड़बड़ी के कारण क्या होते हैं, बच्चे में आते हैं, और जन्म के समय से ये बच्चे में मौजूद रहते हैं। उस प्रकार के रोगों को क्या बोल दिया जाता है, आनुवांशिक रोग या जेनेटिक डिसऑर्डर बोल दिया जाता है। और ज्यादातर जेनेटिक डिसऑर्डर किससे संबंधित होते हैं, जीन में गड़बड़ी से संबंधित होते हैं। जीन आपको मालूम है कि कहाँ स्थित होते हैं, गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। कहाँ पर, गुणसूत्र पर क्या होते हैं, जीन स्थित होते हैं। यानी किसी क्रोमोसोम में गड़बड़ी होने से उससे संबंधित जीन गड़बड़ हो जाएंगे, और उसके कारण जो रोग होंगे वो क्या होते हैं, जेनेटिक डिजीज उनको बोल देते हैं, आनुवांशिक रोग उनको बोल देते हैं। अब ये गुणसूत्र जिनके कारण, जिनमें जीन की गड़बड़ी के कारण होता है वो मुख्यतः क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, लिंग गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र। अब ये लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, देखिए मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 46, या उसे कह दिया जाता है 23 जोड़ा, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। एक जोड़े में 2 गुणसूत्र, तो 23 दूनी 46। जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, लगभग एक दूसरे के समान होते हैं। लेकिन 23वां जोड़ा जो मेल में 23वां जोड़ा होता है उसमें क्रोमोसोम होता है एक्स और वाई, यानी अलग अलग क्रोमोसोम इस जोड़े में पाए जाते हैं। इस गुणसूत्र को क्या बोला जाता है, लिंग गुणसूत्र बोला जाता है। और ज्यादातर आनुवांशिक रोगों के लिए उत्तरदायी जीन इन लिंग गुणसूत्रों पर ही क्या होते हैं, स्थित होते हैं। इसीलिए इन्हें लिंग सहलग्न जो जीन है वो भी बोला जाता है, जो कि उत्तरदायी होते हैं आनुवांशिक रोगों के कारण। आइए देखते हैं कौन कौन से इस प्रकार के रोग हैं, क्या उनके लक्षण हैं, क्या उनके कारण हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णांधता की, जिसे कलर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। कलर ब्लाइंडनेस की यदि लक्षण की यदि हम बात करें तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। और लाल और हरे रंग में विभेद न करने का कारण होता है
उस व्यक्ति में एक विशेष प्रकार के जीन का न होना, उस व्यक्ति में विशेष प्रकार के जीन का ना होना। और ऐसी जो कमी मिलती है वो किस पे होती है, एक्स लिंग गुणसूत्र पर होती है। यानी जो एक्स है, सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र जो होता है उसमें से एक एक्स होता है, एक वाई होता है, किसमें, मेल में, और फीमेल में दोनों क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। यदि किसी एक्स गुणसूत्र पर, मानव में यानी मेल में एक्स गुणसूत्र पर या फीमेल में भी कोई से भी एक्स गुणसूत्र पर क्या हो गया, वो जीन अनुपस्थित हुआ, जिसके कारण क्या होता है, लाल और हरे रंग को पहचानने के लिए एक प्रोटीन उत्पन्न होता है, वो यदि अनुपस्थित है वो जीन, तो क्या होगा, जो विभेद करने वाला रंग विभेदी जो जीन है वो क्या हो नहीं कर पाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस करके वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा जो ये कार्य करता है, जिससे व्यक्ति में क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस की स्थिति आ जाएगी। और पुरुषों में ये संभावना अधिक होती है। पुरुषों में संभावना अधिक क्यों होती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया पुरुषों में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं, एक्स वाई, यानी एक एक्स और एक वाई, जबकि महिला में क्या होता है, एक्स एक्स। तो यदि महिला के एक एक्स गुणसूत्र में कोई दिक्कत है तो उसको कंपनसेट, उसकी क्षतिपूर्ति कौन सा कर देता है, दूसरा एक्स कर देता है। लेकिन पुरुष में तो यदि एक एक्स में गड़बड़ी हो गई तो उसको कंपनसेट करने वाला दूसरा एक्स है ही नहीं, इसलिए पुरुष में होने की संभावना अधिक होती है, किसकी, वर्णांधता की। दूसरा इस प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, व्यक्ति के जब चोट लग जाती है तो जब रक्त बहना चालू करता है, चोट लग गई रक्त बहेगा, सामान्य व्यक्ति में कुछ समय बाद वो रक्त क्या हो जाता है, उसका थक्का जम जाता है और रक्त बहना क्या होता है, बंद कर देता है। लेकिन हीमोफीलिया से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं, चोट लगने के बाद एक बार रक्त बहना चालू हो गया तो उसका थक्का नहीं जमता। इस प्रकार का रोग क्या कहलाता है, हीमोफीलिया। और इसका कारण भी क्या है, एक्स गुणसूत्र पर एक जीन स्थित होता है और वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करके या अपने आप को क्या करके प्रदर्शित करके क्या बनाता है, क्लोटिंग फैक्टर 8, 9 और 11 बनाता है। और ये क्लोटिंग फैक्टर 8, 9, 11 ही क्या बनाते हैं, रक्त का थक्का जमाते हैं। तो जिस व्यक्ति में ये एक्स गुणसूत्र पर ये वाला जीन नहीं होगा जो कि किसको बनाता है, क्लोटिंग फैक्टर को बनाता है, उस व्यक्ति में क्या होगा, ब्लड का थक्का नहीं जमेगा। तो ये भी क्या है, एक्स गुणसूत्र संलग्न होता है, कौन सा, हीमोफीलिया के लिए उत्तरदायी जीन। उसके बाद नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, ट्राइसोमी होता है, क्या हो जाता है, एक जीन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, महिलाओं में क्या होता है, लिंग गुणसूत्र में एक एक्स गुणसूत्र या तो पूर्णतः या आंशिक रूप से क्या होता है, अनुपस्थित होता है। देखिए महिलाओं में हमने लिंग गुणसूत्र की संरचना कैसी देखी थी, एक एक्स और दूसरा भी एक्स एक्स, यानी एक्स और एक्स। यदि किसी महिला में एक ही एक्स गुणसूत्र हो, दूसरा एक्स गुणसूत्र या तो उपस्थित ही नहीं हो या ओरिजिनल फॉर्म में उपस्थित नहीं हो, तो उस प्रकार की स्थिति को क्या कह देते हैं, टर्नर सिंड्रोम कह देते हैं। यानी एक जीन, लिंग गुणसूत्र का एक जीन क्या हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। तो इससे संबंधित ये जीन, ये गुणसूत्र जिन जिन, इस गुणसूत्र पर स्थित जीन जिन जिन लक्षणों को प्रदर्शित करेंगे वो लक्षण इसमें नहीं पाए जाएंगे और उसका परिणाम क्या होगा, छोटी गर्दन होगी, जिसमें ये टर्नर सिंड्रोम है, उस रोगी की गर्दन छोटी होगी, उसका विकास प्रॉपरली नहीं हो पाएगा और उसके हृदय का विकास भी प्रॉपरली नहीं होगा और कुछ समय में उसकी मृत्यु भी कारित हो सकती है। इसी प्रकार का एक रोग है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। और इस क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें, सेक्स क्रोमोसोम में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एक्स गुणसूत्र होता है। हम देखते हैं कि जो पुरुष होता है, पुरुष में क्या होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, कौन सा, सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र क्या होता है, एक्स वाई। लेकिन यदि एक एक्स्ट्रा एक्स और आ जाए तो उस स्थिति को क्या बोल देते हैं, ट्राइसोमी। अभी ये दो थे, 2 से 3 होगा तो क्या बोल दिया इसको, ट्राइसोमी। ठीक है, 4 भी हो सकते हैं, एक एक्स, यानी एक्स वाई के अतिरिक्त 1 या 2 या 3 एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ सकते हैं। तो संरचना कैसी हो जाएगी, एक्स वाई की जगह एक्स एक्स वाई या ट्रिपल एक्स वाई या 4 XY प्रकार की संरचना बन जाएगी, जिसका प्रभाव क्या होगा, उस व्यक्ति में जननांगों का विकास नहीं होगा, उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण अर्थात दाढ़ी मूछ वगैरह जो आते हैं, इन लक्षणों का विकास नहीं हो पाएगा और कालांतर में इसकी मृत्यु भी कारित हो सकती है। नेक्स्ट जो आनुवंशिक रोग है वो है पटाऊ सिंड्रोम। इसमें भी क्या होती है, ट्राइसोमी होती है। क्या होती है, ट्राइसोमी, यानी 2 की जगह 3 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन ये होता कहाँ है, लिंग गुणसूत्रों में नहीं, 13वां नंबर का जो गुणसूत्र है मानव का, वहां पर क्या होता है,
ट्रिपल एक्स, क्या हो जाएगा, ट्रिपल एक्स हो जाएगा, ट्रिपल एक्स हो जाएगा। इसका तात्पर्य 2 से बढ़कर कितने क्रोमोसोम हो गए, 3 क्रोमोसोम हो गए, और इसका परिणाम क्या होगा, हृदय और जननांगों संबंधी जो विकार हैं वो उस व्यक्ति में देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार का एक रोग है एडवर्ड सिंड्रोम, और इसमें भी ट्राइसोमी होती है, यानी 2 की जगह गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, 3, लेकिन किस कहां होते हैं, ये 18वें नंबर का जो क्रोमोसोम, 1 से लेके हमने देखा 23 क्या होते हैं, जोड़े होते हैं क्रोमोसोम के, 18वें नंबर का जो जोड़ा है वहां पर क्या हो जाते हैं, सामान्यतः 1 से लेके 22 तक के जो गुणसूत्र होते हैं उनमें समान प्रकार के गुणसूत्रों का क्या होता है, जोड़ा होता है। लेकिन 23वें गुणसूत्र में पुरुष और महिला में अलग अलग जोड़ा होता है, पुरुष में एक्स वाई और महिला में एक्स एक्स प्रकार का जोड़ा होता है। इस जोड़े में 2 से अधिक क्रोमोसोम, किसी भी जोड़े में यदि 2 से अधिक क्रोमोसोम हो गए तो उसको ट्राइसोमी कह दिया। एडवर्ड सिंड्रोम में ये ट्राइसोमी 18वें नंबर के क्रोमोसोम में होती है। लक्षण क्या क्या होते हैं, हृदय विकार, छोटा सिर और आपस में जुड़ी हुई उंगलियां, ये किसकी पहचान है, एडवर्ड सिंड्रोम की। उसके बाद आता है डाउन सिंड्रोम, और डाउन सिंड्रोम में 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम है वहां पर ट्राइसोमी हो जाती है, यानी 3 गुणसूत्र वहां पर उपस्थित होते हैं, और हृदय और जननांगों संबंधी विकार हमें देखने को मिलते हैं। जो आनुवांशिक रोग हैं उनका उपचार वर्तमान की चिकित्सा प्रणाली में संभव नहीं है, और ये जो गुणसूत्र संबंधी रोग हैं उनके होने से अक्सर व्यक्ति का जो शारीरिक विकास है वो उस अनुपात में नहीं हो पाता जो स्वस्थ व्यक्ति में होता है। तो इनको खतरनाक रोग की श्रेणी में हम रख सकते हैं, क्योंकि वर्तमान की चिकित्सा प्रणाली में इनका जो इलाज है वो अभी संभव नहीं है। ये बात थी किसकी, कुछ आनुवांशिक रोगों की। अब इन्हीं आनुवांशिक रोगों में से एक रोग हमने पढ़ा था हीमोफीलिया, एक हमने टर्नर सिंड्रोम, एक क्लीनफेल्टर सिंड्रोम और एक वर्णांधता। इन सभी को हमने देखा था कि इनसे संबंधित जो जीन थे वो किस पे थे, सेक्स क्रोमोसोम पे थे। किस पे, सेक्स क्रोमोसोम पर थे, लिंग क्रोमोसोम पे थे। इसी कारण इन्हें लिंग सहलग्न डिसऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि जो जीन इसके लिए उत्तरदायी हैं वो किस क्रोमोसोम पे थे, 23वें नंबर के 23वीं जोड़ी के जो क्रोमोसोम है जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहा जाता है उस पर उपस्थित थे। ठीक है। अब जेनेटिक ऑर्डर जैसा मैंने आपको बताया जन्मजात होते हैं, जन्मजात मतलब माता पिता से व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति को जेनेटिक डिसऑर्डर हो वो अपनी अगली पीढ़ी को भी वो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या करे, ट्रांसफर करे। यानी जिस व्यक्ति को जेनेटिक डिसऑर्डर है उसके बच्चों में हालांकि जेनेटिक डिसऑर्डर होने की संभावना रहती है, लेकिन कंफर्म ऐसा हो ही ऐसा आवश्यक नहीं, दूसरी पीढ़ी को रोग स्थानांतरित हो ही ऐसा आवश्यक नहीं। तीसरी बात, जो मुख्य बात यहां हमको देखनी है कि जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जो कि किससे संबंधित होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम से संबंधित होते हैं, उनसे प्रभावित होने की संभावना किसकी अधिक होती है, नर की, पुरुष की अधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि पुरुष में हमने देखा था कि जो लिंग गुणसूत्र है उसकी संरचना क्या है, एक्स वाई, जबकि मादा में क्या है, एक्स एक्स है। ये तो है मेल में, ये है फीमेल में। तो मेल में जो क्रोमोसोम है एक्स क्रोमोसोम कितना है, 1, तो इस एक्स क्रोमोसोम के जीन में कोई गड़बड़ी होती है तो इस गड़बड़ी की क्षतिपूर्ति के लिए दूसरा एक्स यहां पर उपस्थित ही नहीं है। जबकि फीमेल में यदि इस एक्स क्रोमोसोम के जीन में कोई गड़बड़ी होती है तो उसको कंपनसेट या क्षतिपूर्ति दूसरे एक्स क्रोमोसोम से मिल सकती है। इसलिए पुरुषों में अधिक संभावना होती है महिलाओं की अपेक्षा जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि लिंग संलग्न है उनके होने की। अब बात हो गई आनुवंशिक रोगों की, बात हो गई संक्रामक रोगों की। अब बात करते हैं टीकाकरण की। टीकाकरण का तात्पर्य है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का तात्पर्य क्या हुआ, किसी भी व्यक्ति को किसी रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर देना, उसको क्या कह देते हैं, टीकाकरण या वैक्सीकरण कह देते हैं। और इसके लिए 2 प्रकार की जो विधियां हैं वो काम में ली जाती हैं। पहली विधि को बोलते हैं सक्रिय विधि, क्या बोल देते हैं, सक्रिय विधि, और दूसरी क्या बोलते हैं, अक्रिय। ये तो क्या हो गया, एक्टिव प्रोसेस, और दूसरा क्या हो गया, इनएक्टिव प्रोसेस। अब एक्टिव प्रोसेस और इनएक्टिव प्रोसेस को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी व्यक्ति में जब क्या होता है, किसी भी रोग का संक्रमण होता है, जब भी किसी रोगाणु का क्या होता है, संक्रमण होता है, तो उस रोगाणु को शरीर द्वारा किस रूप में लिया जाता है, एंटीजन के रूप में। एंटीजन के रूप में, क्या किस रूप में ले लिया गया, एंटीजन के रूप में। एंटीजन के रूप में जब शरीर इसको ग्रहण करता है तो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है,
प्रतिरक्षा तंत्र अपना कार्य करना चालू कर देता है। और ये प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, इम्यूनिटी जो, और ये प्रतिरक्षा तंत्र एक्टिवेट होकर क्या बनाना प्रारंभ कर देता है, इस एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडीज बनाना प्रारंभ कर देता है। अब जैसे ही एंटीबॉडीज बन गई इस एंटीजन के विरुद्ध, ये एंटीबॉडी इस एंटीजन से जाके इस रोगाणु से जाकर क्या हो जाती है, बंध जाती है, और इस प्रकार से शरीर को प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। अब इन सब का वैक्सीनेशन से क्या रिलेशन है, यदि हम उसकी बात करें तो वैक्सीनेशन के अंतर्गत भी क्या किया जाता है, शरीर में किसी भी प्रकार से एंटीजन के रूप में क्या प्रवेश कराए जाते हैं, क्या प्रवेशित कराए जाते हैं, पैथोजन प्रवेशित कराए जाते हैं। लेकिन ये पैथोजन या रोगाणु क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। प्राय क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। रोगाणुओं को कमजोर करके शरीर में क्या कराया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। और जब रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश कराया जाएगा तो उसके विरुद्ध क्या बनेंगी, एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी बनते ही क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षा तंत्र एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस प्रकार का कार्य जब वैक्सीनेशन के अंतर्गत किया जाता है तो इसे सक्रिय प्रकार का वैक्सीनेशन कहते हैं। किस प्रकार का वैक्सीनेशन, सक्रिय या एक्टिव वैक्सीनेशन कहते हैं। जबकि दूसरा वैक्सीनेशन होता है उसे अक्रिय वैक्सीनेशन या पैसिव वैक्सीनेशन कहा जाता है, जिसके अंतर्गत प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करने की जगह सीधे ही कृत्रिम रूप से एंटीबॉडीज, किसी भी रोगाणु के प्रति सीधे ही एंटीबॉडीज डाल दी जाती हैं। तो वैक्सीनेशन दो तरीके से होता है, एक तो सक्रिय प्रकार से जिसके अंतर्गत मृत या कमजोर रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश कराकर नेचुरल प्राकृतिक रूप से शरीर के अंदर ही एंटीबॉडीज उत्पन्न की जाती हैं। और दूसरा प्रकार होता है जिसमें अक्रिय या पेसिव वैक्सीनेशन, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, एंटीबॉडी को सीधे ही कृत्रिम रूप से किसी रोगाणु के प्रति शरीर में प्रवेश कराया जाता है। तो ये था वैक्सीनाइजेशन का कॉन्सेप्ट। हमने देखा कि किस प्रकार से वैक्सीनाइजेशन में क्या कराया जाता है, या तो मृत या कमजोर रोगाणु को या फिर उस रोगाणु के मैसेंजर आरएनए या डीएनए को, और इनके रेस्पॉन्स में शरीर में क्या बनती है, एंटीबॉडी बन जाती है। इसके अतिरिक्त एक तरीका और है कि सीधे ही इनके प्रति जो एंटीबॉडी है उन्हें कृत्रिम रूप से इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रवेश करा दिया जाए। तो इस प्रकार से वैक्सीनेशन का उद्देश्य होता है शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करना किसी भी रोगाणु के प्रति। दो तरीकों से किया गया वो हम देख चुके। पहला तरीका को हमने क्या बोल दिया, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, दूसरे को बोल दिया हमने पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन का एक सीधा उदाहरण है टिटनेस का इंजेक्शन। टिटनेस के लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसमें टिटनेस के रोगाणु के प्रति एंटीबॉडीज को सीधा क्या कराया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। ठीक है। अब वैक्सीन के बारे में एक विशेष आपको बात ध्यान रखनी है कि वैक्सीन का क्या कार्य होता है, जो रोगाणु होता है उसके प्रति भविष्य के लिए सुरक्षा प्रदान करना। यानी भविष्य में यदि वही रोगाणु, वही पैथोजन क्या करेगा, जब वापस से वही रोगाणु या पैथोजन जब वापस से अटैक करेगा शरीर पर, तो उसके विरुद्ध क्या करेगा, प्रतिरक्षा प्रदान करेगा भविष्य में। यानी कहने का तात्पर्य क्या हुआ, वैक्सीन लगाने का यह तात्पर्य नहीं कि वैक्सीन द्वारा पूर्व का कोई इन्फेक्शन है वो समाप्त हो जाएगा, अपितु वैक्सीन केवल इतना कार्य करता है कि भविष्य के लिए उस रोगाणु या उस पैथोजन के प्रति व्यक्ति को क्या बना देता है, प्रतिरोधी बना देता है। और वो कैसे किया जाता है, दोनों हम माध्यम देख चुके हैं किस प्रकार से वो अचीव किया जाता है, करा जाता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण वैक्सीन्स की बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण वैक्सीन्स जो बच्चे के जन्म से लेके एक उम्र तक बच्चे को लगाई जाती है। तो आइए देखते हैं किस किस प्रकार की ये वैक्सीन है। सबसे पहले है BCG वैक्सीन, जिसे बैसिलस कैलेमेटी गुएरिन के नाम से जानते हैं। ये जो वैक्सीन लगाया जाता है ये टीबी रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है, टीबी रोग के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करने के लिए लगाया जाता है, और शिशु के जन्म के समय इस वैक्सीन को लगाया जाता है। नेक्स्ट है पोलियो वैक्सीन। पोलियो से बचाव के लिए वैक्सीन लगाया जाता है। और कब लगाया जाता है, ये ओरल फॉर्म में। सबसे पहली चीज तो ये मौखिक या ओरल फॉर्म में दिया जाता है, पिलाया जाता है। कब कब पिलाया जाता है शिशु को, जन्म के समय, जब वो क्या हो 1 माह 15 दिन का हो जाए, मतलब 1.5 महीने का बच्चा हो जाए तब, 2 माह 15 दिन 2.5 महीने का बच्चा हो जाए तब, 3.5 महीने पे और 2 वर्ष पे। यानी इस प्रकार से इसकी डोज बच्चे को पिलाई जाती है। उसके बाद है वैक्सीन DPT, जो कि किसके लिए दिया जाता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस से रक्षा के लिए दिया जाता है।
और इस वैक्सीन को बच्चे को 1.5 माह पर, 2.5 माह पर, 3.5 माह पर और 2 वर्ष पर दिया जाता है। इसी प्रकार मीजल्स या खसरे से सुरक्षा के लिए बच्चे को क्या खसरे का टीका लगाया जाता है, खसरे का वैक्सीन लगाया जाता है, जो कब कब लगाया जाता है, 9 से लेके 12 माह का जब बच्चा हो जाए उस वक्त कभी भी लगा दिया जाता है। उसके अलावा एक वैक्सीन लगाई जाती है डीटी, जिसे डिप्थीरिया टिटनेस वैक्सीन कहते हैं। डिप्थीरिया और टिटनेस से बचाव के लिए लगाई जाती है, बच्चे के 5 वर्ष आयु होने पर ये लगाई जाती है। इसी प्रकार टीटी, टिटनेस टॉक्साइड नाम का एक वैक्सीन भी लगाया जाता है, जो बच्चे की उम्र 10 से 16 वर्ष जब हो जाए तब लगाया जाता है। इसी प्रकार विटामिन ए भी कई जगह क्या होता है वैक्सीन के रूप में दिया जाता है 9 माह, 18 माह, 24 माह, 30 माह और 36 माह की उम्र पर। बच्चों के साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी कुछ प्रकार की वैक्सीनेशन दी जाती है, जैसे TT1 और TT2 टिटनेस के लिए दी जाती है। TT1 तो जैसे ही महिला गर्भ धारण करती है उसी समय दे दिया जाता है, और TT2 जब गर्भवती महिला 1 महीने के उसका गर्भ हो जाता है तब उसको दिया जाता है। इसी प्रकार बच्चों के लिए इन वैक्सीन के अलावा कुछ बूस्टर डोज भी बच्चों को लगाए जाते हैं। वो बूस्टर डोज हैं DPT बूस्टर डोज, ओरल पोलियो, DT, TT और विटामिन ए के लिए ये बूस्टर डोज लगाई जाती है, और जब बच्चे की आयु 2 वर्ष की होती है तब इस प्रकार का जो डोज है वो लगाया जाता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। इसी टॉपिक के साथ आज की जो हमारी क्लास है वो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।